Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will study about mountain building according to syllabus of Geomorphology BA semester first. आपका इसकी जगह पर फिजिकल ज्योग्राफी भी हो सकता है तो यू कैन प्रेफर इट। एंड इसके अलावा जो हमारे सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हम अभी देखने वाले हैं वो होगा जियोसिंक्लाइन थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एंड स्टेजेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। मतलब जो ऐसे मोटा मोटी जो टॉपिक्स होंगे हमारे वो यही होंगे। एंड क्योंकि थ्योरीज हमारी बहुत सारी दी हुई है माउंटेन बिल्डिंग को लेकर के अलग अलग स्कॉलर्स के थ्रू, और सिलेबस में हमें यही देखना है। मेरे सिलेबस में तो नहीं था, मैंने बहुत टाइम पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कवर कराई हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। तो मेरा सिलेबस में माउंटेन बिल्डिंग नहीं था इसलिए मैंने कराया नहीं, लेकिन किसी ने कल मुझे कल नहीं परसों शायद किसी ने मुझे अपना सिलेबस सेंड करा और उसमें ये था और मैंने कवर नहीं कराया था, सिर्फ यही एक रह गया था। एंड मैं इसे अभी कवर कराने वाली हूँ। अगर इन थ्योरीज के अलावा आपके बुक में आपके सिलेबस में कोई और थ्योरी भी इंक्लूडेड है तो आप मुझे बता सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली गूगल से भी सर्च करके उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ विजिट करके आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे माउंटेन क्या होता है। बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, यही तो होते हैं हमारे माउंटेन्स। तो माउंटेन कैन बी डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ लैंड दैट राइजेस अब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन्स एंड हायर देन द हिल। ठीक है, हाँ, माउंटेन्स क्या होते हैं हमारे, तो ऐसे अब्रप्टली एकदम अचानक से राइज होते हैं। ठीक है, मतलब देखने में तो लगेगा ना कि अरे हाँ ये तो एकदम अचानक ही बड़ा है, और नीचे एकदम पूरा एकदम नीचे का एरिया होगा, बहुत ही लो एरिया होगा इधर, एंड ये पूरा ऊंचा होगा। ठीक है, इसके सराउंडिंग रीजन्स में जितने भी हिल्स वगैरह भी आएंगे उनसे भी ये काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक है, यही है हमारा माउंटेन। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक क्षेत्र होता है जो बाकी के आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक है, नॉर्मल हो गया ये हमारा। The term orogeny was coined by American geologist J.K. Gilbert in 1890 to describe the process of mountain building. ओके, orogeny वर्ड का यूज आपको हर चैप्टर में मिलेगा। मतलब कि अगर वो माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड चैप्टर है तो orogeny का आपको वर्ड यूज का इस वर्ड का यूज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वर्ड का ये वर्ड कॉइन किया गया था अमेरिकन जियोलॉजिस्ट गिलबर्ट के द्वारा 1819 में। ठीक है, टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। किस प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए? माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर आगे इस वर्ड का मैं यूज करूँ तो समझ जाना है कि वो माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, उसको ये डेडिकेट कर रहा है। The term was originally used by Gilbert to describe the fold mountain belts of Alps and the Rockies. जो Rockies and Alps mountain है उसको डिस्क्राइब करने के लिए गिलबर्ट ने इसका यूज किया था, इस वर्ड का यूज किया था बेसिकली। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे ही माउंटेन्स का सारे माउंटेन्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया था इस वर्ड का, नहीं। कौन से माउंटेन्स थे वो? आल्प्स एंड रॉकीज। ठीक है, according to the Oxford Dictionary of Geography, the term orogeny may be defined as tectonic movements of the earth which involve the folding of sediments, faulting and metamorphism. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास है कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है जियोग्राफी का, उसमें जो वर्ड ऑरिजिनी है उसको कैसे डिफाइन किया गया है? तो टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक है, उसको बोला गया है कि टेक्टोनिक मूवमेंट है अर्थ का, जिसमें फोल्डिंग्स होती हैं, जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं उनमें फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस जो है ये चलते रहता है। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन किया गया और किसको? ऑरिजिनी को। क्लियर हो गया यहाँ तक सबका? आगे बढ़ते हैं। A mountain may have several forms. Important among them are, इसके तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एक माउंटेन में अलग अलग वैरायटीज देखने को मिलती हैं। कोई जो पार्ट होगा काफ़ी ऊंचा उठा हुआ होगा, कोई पार्ट ऐसे फैला हुआ होगा, तो मतलब काफ़ी सारी इसमें वैरायटीज होती है। तो इन सबको एक ही माउंटेन के अलग अलग पार्ट्स को उसके शेप साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला इसमें आता है माउंटेन रिज। माउंटेन रिज क्या? इट इज़ अ लीनियर स्टीप साइडेड हिल, हाई हिल और स्पो। The slope of one side of a ridge is steep, while the other side is of moderate slope. A ridge, however, may have symmetrical slopes on both sides. The Shimla ridge is a good example of mountain ridge. Mountain ridge का एकदम गुड एग्जाम्पल है शिमला रिज। ओके, और इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि माउंटेन रिज क्या है? तो एक ऐसे उठा हुआ भाग होगा। ठीक है, और ये उठा हुआ भाग ना दोनों ही तरफ से क्या होगा? स्टीप होगा। एक पार्ट कुछ ज़्यादा ही स्टीप होगा और ये थोड़ा नॉर्मल स्टीप होगा। ठीक है, मतलब ये मॉडरेट स्टीप होगा, ज़्यादा स्टीप नहीं होगा। ज़्यादा में स्टीप क्या होगा? ये वाला देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं मिटा के दिखाती हूँ कि ये उठा हुआ भाग है एक, जिसका एक पार्ट क्या होता है?
काफी स्टीप होता है। ये पार्ट आपको दिख रहा होगा पूरा एकदम काफी स्टीप है, और ये पार्ट क्या, ये मॉडरेट है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे रिजेस हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये रिजेस हैं। ओके, माउंटेन रेंज, उसके बाद क्या है, माउंटेन रेंज, जैसे हिमालयन रेंज हो गया, काराकोरम रेंज हो गया। ठीक है, अब माउंटेन रेंज इज अ लीनियर सिस्टम ऑफ माउंटेन्स, ये सिस्टम ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स है, एंड हैविंग सेवरल रिजेस, पीक्स एंड समिट्स एंड वैलीज। इसमें बहुत सारे रिजेस होते हैं, ये जैसे एक रिज हो गया पूरा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिजेस होंगे। ठीक है, कुछ इधर से होंगे, कुछ इधर से होंगे, इसमें बहुत सारे पिक्स होंगे, बहुत सारी वैलीज होंगी। तो ये कुल मिलाकर के क्या बनेगा, रेंज बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्या है, ये माउंटेन रेंज है हमारा। ठीक है, माउंटेन चेन क्या हो गया, अ माउंटेन चेन कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैरेलल लॉन्ग एंड नैरो माउंटेन्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। माउंटेन चेन में अलग अलग पीरियड्स का, ऐसा तो नहीं कि एक ही साथ सारे के सारे माउंटेन्स डेवलप हो गए, सारे माउंटेन बिल्ड हो गए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अलग अलग पीरियड्स में डेवलप हुए माउंटेन्स इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब ये हो सकते हैं पैरेलल भी हो सकते हैं, नैरो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग वेराइटीज हो सकती हैं, लेकिन इनका बस डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग पीरियड में हुआ है, और इसको कंसिस्ट करता है, तो बोलते हैं हम इसको माउंटेन चेन। ठीक है, अब माउंटेन सिस्टम क्या होता है, माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ सेम पीरियड। अभी माउंटेन चेन में क्या था, अलग अलग पीरियड के माउंटेन रेंजेस थे। अब माउंटेन सिस्टम क्या है, एक ही पीरियड के हैं। ठीक है, इन अ माउंटेन सिस्टम डिफरेंट माउंटेन रेंजेस आर सेपरेटेड बाय वैलीज, अलग अलग रेंजेस वैली के थ्रू सेपरेट हो जाती हैं इसमें। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे बस याद रखना है कि चेन में क्या होता है, चेन में अलग अलग पीरियड के यहाँ पे माउंटेन देखने को मिलेंगे, और माउंटेन सिस्टम में क्या होगा, एक ही पीरियड में एक ही साथ डेवलप हुए बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग रेंजेस होंगे, उसमें अलग अलग वैलीज के थ्रू सेपरेट की रहेंगी। नेक्स्ट वन इज माउंटेन ग्रुप। A mountain group consists of several unsystematic pattern of different mountain system. अब माउंटेन ग्रुप में क्या हो गया, अलग अलग सिस्टम आ गए। अब सिस्टम में आप देख सकते हो कि माउंटेन रेंजेस थे, माउंटेन और क्या था, माउंटेन रेंज के अलावा पता नहीं क्या था, जो भी था, तो जो भी था इसमें क्या था, इंक्लूडेड था सिस्टम। सब सिस्टम किस में इंक्लूड हो गया, ग्रुप में इंक्लूड हो गया। ठीक है, कॉर्डिलेरा, हाँ कॉर्डिलेरा, ये क्या होता है, इट इज अ स्पेनिश टर्म रिफरिंग टू अ सिस्टम और मेजर ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। अब ये सिस्टम ऑफ माउंटेन्स या फिर ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को डेडिकेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज किया गया है, और ये वर्ड स्पेनिश है। ठीक है, ये स्पेनिश टर्म है। और कॉर्डिलेरा कंसिस्ट ऑफ सेवरल माउंटेन ग्रुप एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो अब ग्रुप्स आ गए, तो ग्रुप्स में तो सिस्टम आएंगे ही। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया। तो कॉर्डिलेरा में क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है, मतलब सेवरल माउंटेन ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ। इन अदर वर्ड्स कॉर्डिलेरा इज अ कम्युनिटी ऑफ माउंटेन्स, जैसे इसमें क्या अलग अलग टाइप के माउंटेन्स, माउंटेन सिस्टम है, और ये क्या है, पूरी की पूरी एक कम्युनिटी बन गई है। ठीक है, इसमें ये अलग माउंटेन, ये अलग माउंटेन, अब इसमें अलग अलग क्या है, अलग अलग रेंजेस, अलग अलग रीजन्स। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी कम्युनिटी बन गई। It usually refers to an orogenic belt at the continental scale, that is the Western Cordillera of USA. Western Cordillera of USA, which includes all ranges between the Pacific and the Great Plains. Great Plain और Pacific के बीच में जितने भी ranges है, उसको ये जो Western Cordillera of USA है वो include करता है। मतलब ये एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इस नाम को दिया गया है। ठीक है, कॉर्डिलेरा ही है ये। तो इसमें क्या होंगे, इसमें अलग अलग टाइप ऑफ माउंटेन्स होंगे, और देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक है ये, तो इसमें अलग अलग टाइप ऑफ माउंटेन्स होंगे, अलग अलग ग्रुप्स हैं इसमें। क्लियर हो गया सबका? तो आप इसको सर्च करके देख सकते हो कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ऑफ यूएसए किस तरह का है। मैंने यहाँ पे इमेज नहीं लगाया है, लेकिन आप फिर भी जाकर के सर्च करके देख सकते हो। ओके, समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक तो आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स, क्लासिफिकेशन किया गया माउंटेन्स का, लेकिन अलग अलग बेसिस पे, बहुत सारे क्राइटेरियाज ला के रख दिए गए। अब क्योंकि माउंटेन में हाइट होती है, तो हाइट के बेसिस पे अलग अलग प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, तो अलग अलग प्रोसेस का बता दिया यहाँ पे। उसके अलावा लोकेशन, कोई ओशन के पास है, उसका बेस क्या है, ओशन से रिलेट करता है, मतलब आधा ओशन में उसका बेस है, कोई है कि कॉन्टिनेंट पार्ट में है। ठीक है, तो इस तरह के बेसिस पे इसको डिवाइड करा गया है। हाइट के बेसिस पे लो अल्टीट्यूड माउंटेन, जिसकी हाइट क्या होती है 700 to 1000 मीटर होती है। रफ माउंटेन, जिनकी हाइट 1000 to 1500 मीटर। रग्ड माउंटेन 1500 to 2000 मीटर। एंड हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स अबव 2000 मीटर। ठीक है, तो
माउंटेन की हाइट के बेसिस पे आप ये याद रख सकते हो, जब क्लासिफिकेशन करने को आए तो आप ये लिख सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे कॉन्टिनेंटल माउंटेन कुड बी कोस्टल माउंटेन्स, इनलैंड माउंटेन्स। ठीक है, तो कोस्टल माउंटेन क्या हुआ, अभी देखो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन दो होगा, एक तो कॉन्टिनेंटल होगा और दूसरा आई थिंक ओशियनिक होगा। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल में क्या है, एक इनलैंड है और एक कोस्टल है। फॉर एग्जाम्पल रॉकीज, द एल्पेशियंस, द अल्पाइन माउंटेन चेन, द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। चलो रॉकीज एंडीज तो नहीं है इसमें शामिल, रॉकीज है, अल्पेशियन माउंटेन है, अल्पाइन माउंटेन चेन है कोस्टल माउंटेन में, तो इनको छोड़ दो। कोस्टल एरियाज में जो हमारे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट है उनको आप देख लो, ये जो माउंटेन है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट वाले, वो कहाँ आते हैं, वो हमारे कोस्टल माउंटेन में आते हैं, जो कि किसका है, कॉन्टिनेंटल माउंटेन का पार्ट है। इतना क्लियर हो गया सबका। नेक्स्ट है हमारा इनलैंड माउंटेन सच एज दोज फाउंड इन द वोसेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप। ठीक है, ये यूरोप की बात हो रही है, तो यूरोप को छोड़ो, आप मतलब याद कर सकते हो वैसे कि हाँ वहाँ पे भी इनलैंड माउंटेन्स हैं। कुनकुल, तिनशान, अल्टाई माउंटेन ऑफ एशिया, इसको भी छोड़ो। यूराल्स तो बहुत फेमस है भैया, यूराल्स उराल्स जो भी है, अराल मतलब जो भी है, ये जो माउंटेन है रसिया का वो तो फेमस है, तो ये आपको एकदम अच्छे से याद हो सकता है। नहीं तो इसको भी अगर आपको नहीं याद करना तो इनलैंड में आप अपने इंडिया का तो ले ही सकते हो, अरावली, हिमालय, सतपुरा एंड माइकल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे इनलैंड माउंटेन्स हैं। ओके, ये कोस्टल नहीं है, कोस्टल में जो कोस्टल एरियाज में है वो वाले, और ये जो हमारे क्या हो गए, इनलैंड हो गए। तो ये हमारे कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स थे कुछ। और अब हम देखेंगे ओशनिक माउंटेन क्या है, आर फाउंड ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड ओशनिक फ्लोर्स, जिनका जो बेस है ना वो ओशन से शुरू होता है। ये मान लो ऐसे ओशन है और इनका जो बेस है वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, द हाइट ऑफ द माउंटेन्स इज कंसिडर्ड फ्रॉम द मीन सी लेवल, हाउएवर इफ कंसिडर्ड फ्रॉम सी फ्लोर, ये सी लेवल से इनकी हाइट कंसिडर करी जाती है। मतलब अगर सी का वाटर यहाँ तक है तो हाइट भी यहीं से नापी जाएगी। लेकिन अगर सी फ्लोर से, मतलब सी की गहराई जहाँ तक है वहां से इनकी हाइट नापी जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, इफ कंसिडर्ड फ्रॉम द ओशन फ्लोर सम ऑफ द ओशनिक माउंटेन्स विल एक्सीड द हिमालयन इन हाइट। ठीक है, हिमालयाज से भी ज़्यादा इनकी हाइट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल Mauna Kea is about 9,140 meter from the sea bottom and thus is much higher than Mount Everest 8,848 meter। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकी जो हाइट है, जो जिनका बेस कहाँ होता है, ओशन में होता है, सी में होता है, तो उनकी हाइट सी लेवल से नापी जाती है। अगर वहाँ पे सी लेवल की जगह सी के बॉटम से नापी जाए तो उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ जो मोना की माउंटेन है, उसकी हाइट बॉटम से अगर मेज़र करी जाए तो 9,140 है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। यहाँ तक हो गया क्लियर सबका। हमारा है अब आगे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ओरिजिन, मतलब अलग अलग पीरियड में अलग अलग माउंटेन्स हमारे बने हैं। तो अभी हम देख लेंगे इसको। पहला है प्रीकैम्ब्रियन माउंटेन, दूसरा है सेलेडोनियन माउंटेन, और इसके अलावा भी है। तो पहले इन दोनों को हम देखते हैं। belong to the geological time prior to the Cambrian period, a period that extended for more than 400 million years. Some of the examples are Laurentian Mountains, Agloman Mountains, Killarney Mountains of Scandinavia, Northwest हाईलैंड्स एंड एंग्लियसी ऑफ यूरोप। यहाँ पे तो इंडिया का कोई माउंटेन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लाउरेजियन माउंटेन आपको याद हो सकता है, ये बहुत ही इजी है। एल्गोमन माउंटेन, किलार्नियन माउंटेन भी इजी है। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हो इसमें लिखने के लिए। और हाँ, ये भी दिखा सकते हो कि ये कौन सी जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम्स है। तो बिलोंग टू जियोलॉजिकल टाइम प्रायर टू कैम्ब्रियन पीरियड, ये दोनों के बीच का ये पीरियड है और ऑलमोस्ट 4,000 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा तक ये रहा। ओके, कैलेडोनियन माउंटेन क्या है, ऑरिजिनेटेड ड्यू टू ग्रेट हिमालयन नहीं है, ग्रेट माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स and associated tectonic movement of the late Silurian and early Devonian periods। अभी ये जो डेवोनियन क्या क्या है पता नहीं, डेवोनियन सिलूरियन जो भी पीरियड्स थे, अभी इनके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है। सीरियसली मैंने शायद नहीं पढ़ा है इसके बारे में कि कौन कौन से बहुत सारे, अभी जैसे कि प्रीकैम्ब्रियन है और ये कैलेडोनियन है। मतलब ऐसे कौन नाम रखता है भाई, बहुत परेशानी हो रही है इसकी प्रोनाउंसिएशन में।
तो यहाँ की जो माउंटेन बिल्डिंग्स है वो किससे रिलेट कर रही है, टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से यहाँ पे सिलूरियन और डेवोनियन पीरियड में जो माउंटेन्स बने उसको डिस्क्राइब करने के लिए कैलिडोनियन का यूज किया गया है। ठीक है, कैलिडोनियन माउंटेन कम इनटू एक्जिस्टेंस बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 430 मिलियन ईयर्स एंड 380 मिलियन ईयर्स अगो। इन के बीच में ये इसका एग्जिस्टेंस हमें दिखाई देता है। ठीक है, इतने मिलियंस ईयर्स अगो के बीच में। एग्जाम्पल है इसके माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड, आयरलैंड, टिकॉनिक माउंटेन ऑफ अल्पाशियन, अरावलीज, महादेव एक्सेट्रा। ये तो हमारे इंडिया के हैं, तो ये आपको याद हो सकते हैं कि इस टाइम में बने हैं ये। ठीक है, ये कैलिडोनियन माउंटेन पीरियड के हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आगे है हेर्सिनियन माउंटेन्स, ओरिजिनेट ड्यूरिंग द अपर कार्बोनिफोरस टू परमियन पीरियड इन यूरोप। ठीक है, ये कब ओरिजिनेट हुए हेर्सिनियन माउंटेन, तो जो अपर कार्बोनिफेरस चल रहा था पीरियड और परमियन पीरियड चल रहा था यूरोप में। ठीक है, तो उस टाइम में ये बने, ओरिजिनेट हुए। हेरेसियन माउंटेन्स came into existence between approximately 340 million years to 225 million years ago. ओके, तो इस बीच में इनका डेवलपमेंट हुआ। एग्जाम्पल्स है एब्रियन पेनिनसुला, आयरलैंड, स्पेनिश मेसिटा, वोजेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट, वर्सिकन माउंटेन ऑफ यूरोप, अल्टाई, सायन बाइकायार्क्स, खिनगन एंड टियानशान माउंटेन ऑफ एशिया। इसमें तो आप देख सकते हो, जो इजी याद करने वाला होगा वो एग्जाम्पल के लिए याद कर लो, और ज़्यादा नहीं आप ये याद कर लेना। ठीक है, कि कब से कब के बीच में था, और पीरियड का नाम याद कर लेना कि कौन से पीरियड के बीच में था, बस खत्म। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है अभी। अल्पाइन माउंटेन उसका देखेंगे तो ये बहुत ईजी है भाई। हैड इट्स ऑरिजिन इन टर्सरी पीरियड विच कंसिस्ट ऑफ पैलिशोन, ईसोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन एपॉक्स। ठीक है, इस पीरियड में इसका डेवलपमेंट हुआ टर्सरी पीरियड में। ठीक है, जिसमें कि पैलियोसीन पीरियड आता है, जो कि अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, माउंटेन्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम अबाउट 65 मिलियंस टू 7 मिलियंस ईयर्स अगो। टाइम पीरियड आप याद कर सकते हो। एग्जाम्पल है रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अल्पाइन माउंटेन ऑफ यूरोप, एटलस माउंटेन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, हिमालयन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, माउंटेन्स रेडिएटिंग फ्रॉम पामीर नॉर्थ लाइक पाउंटिंग और टॉरस, एल्बर्ज और जाग्रोस और कुल्लून। इसमें से कुछ नहीं याद हो, रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अल्पाइन ऑफ यूरोप और अल्टा एटलस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, और इन सब में भी नहीं याद हो तो हिमालयस तो याद हो ही जाएगा, हिमालयस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो टाइम पीरियड और कौन सा पीरियड था वो याद कर लेना, और एग्जाम्पल एक दो याद कर लेना, काफ़ी है। ठीक है, अब है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑरिजिन, ये डेवलप हुआ कैसे इस बेसिस पे। ठीक है, तो ओरिजिनल और टेक्टोनिक माउंटेन्स आर प्रोडक्ट ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस या फिर बोल सकते हो कि जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं अर्थ में, इंडोजेनेटिक फोर्सेस, उनके बेसिस पे उनके थ्रू ये डेवलपमेंट हुआ है इन माउंटेन्स का। इंडोजेनेटिक फोर्सेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डीप लेयर्स ऑफ द अर्थ, सेम चीज़ मैंने बता दी पहले ही। द टेक्टोनिक माउंटेन्स में बी कैटेगराइज इनटू फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो इस तरह के जो माउंटेन आपको दिखेंगे ना, फोल्ड, ब्लॉक और वोल्केनिक, तो आप ये देख सकते हो कि ये टेक्टोनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। अभी आप एक काम कर सकते हो कि फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है, मैंने इसमें नहीं बताया इसलिए मैं बोल दे रही हूँ कि आप इसे सर्च करके देख सकते हो एक बार, तो थोड़ा सा मतलब इसके बारे में देख लेना। ओके, तो सेकंड हमारा छूट चुका है। ये ऐसे मेरे से हो जाता है, स्क्रॉल होने के बाद ये स्लाइड चेंज नहीं होता है, पहले वाला नहीं आता वापस से। तो यहाँ पे मेरा जो सेकंड वाला छूटा हमारा वो क्या था, ओरिजिन के बेसिस पे था ना कि कौन से प्रोसेस के थ्रू ओरिजिनेट हो रहा है हमारा माउंटेन बिल्डिंग। तो पहला हमने टेक्टोनिक पढ़ लिया कि टेक्टोनिक जो प्लेट टेक्टोनिक है उसके बेसिस पे किस तरह के माउंटेन ओरिजिनेट होते हैं। एंड देन जो सेकंड था हमारा वो था इरोजनल या फिर रेलिक्स बोल सकते हो। ठीक है, तो इरोजनल प्रोसेस के बेसिस पे कैसे माउंटेन्स डेवलप होते हैं, तो वो तो हो गया कि इरोजन हुआ तो जो माउंटेन्स वगैरह हैं जो भी हैं तो एक जगह पे ऐसे जमा होते होते माउंटेन्स क्रिएट हो गए हैं। तो उसके एग्जांपल में सतपुरा रेंज, सतपुरा माउंटेन बोल सकते हो, अरावली रेंज, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, ये हमारे इंडिया के इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड वाला। एंड अब हमारा आता है जियोसिंक्लाइनल ऑरिजिन थ्योरी ऑफ कॉपर।
ठीक है, तो यही हमें मेन टॉपिक में पढ़ना था, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। तो देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली जियोसिंक्लाइन। मतलब समझो कि एक डाउन पार्ट ऑफ अर्थ या फिर कर्व पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे जियोसिंक्लाइन। ठीक है, याद रखना है ये क्या है, डाउनवर्ड कर्व है हमारे क्रस्ट में, हमारे अर्थ में। ओके, अब आते हैं हमारे जर्मन जियोलॉजिस्ट कर्बर। इन्होंने क्या करा, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द माउंटेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज postulated a typical origin in which there are two forelands। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे माउंटेन्स के बारे में रिसर्च करा, घूमा, इन्होंने अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग माउंटेन्स को देखा और जानकारी इकट्ठा की, और तब इन्होंने क्या पोस्टुलेट किया, अ टिपिकल ऑरिजिन इन विच देयर आर टू फोरलैंड्स। ठीक है, तो मतलब माउंटेन सिस्टम बोल सकते हो, या फिर माउंटेन जो भी था, इन्होंने इसमें देखा कि दो फोरलैंड्स हैं। ठीक है, द माउंटेन रेंजेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन सिचुएटेड ऑन द मार्जिन ऑफ फोरलैंड्स। और माउंटेन्स क्रिएट कैसे हो रहे हैं, तो ये जो हमारे दो रेंजेस हैं, ठीक है, या फिर दो अपर पार्ट हैं, इनके बीच में जो सिंक्लाइन है, जो जियोसिंक्लाइन सिचुएट है, ठीक है, तो कॉम्प्रेशन हो रहा है दोनों में, और कॉम्प्रेशन होने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बढ़ जा रही है और बढ़ करके ये माउंटेन क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। इन्होंने जो एंशियंट फ्रिजिड लैंड मासेस हैं, फोरलैंड्स हैं, उनको क्राटोजन बताया, क्राटोजन के नाम से वो मतलब इन्होंने डिस्क्राइब किया। ठीक है, ही कॉल्स दिस बॉर्डर्स रेंजेस रैंकाटेन, ओके, रैंकाटेन and the zone situated between the two borders remains virtually unaffected by folding। ठीक है, तो अब क्या है, दिस बॉर्डर रेंजेस, ये बॉर्डर रेंजेस जो हमारे क्रिएट हुए, इनको इन्होंने रैंकाटेन कहा, और जो इनके बीच में जो जोन सिचुएट है, ठीक है, जो कि फोल्डिंग से तो अनअफेक्ट ही रहता है, फोल्डिंग से वो अफेक्टेड नहीं होता, तो उसको इन्होंने क्या बोला, ज्विस्चन ज्विस्चनबर्ग जो भी है। ठीक है, बिटविक्स माउंटेन्स और द मीडियन मास बाई कॉर्बर। ये तो काफ़ी इजी है भाई, बाकी सब तो और भी इजी है जो कि एकदम अच्छे से याद हो जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करना, तो ये भी रहेगा तो काफ़ी है। तो इन्होंने इतना बताया। आगे क्या है, कॉबर हैज़ बिन एन एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस। In his view, the contraction has continued since the origin of Earth। जब से अर्थ ओरिजिनेट हुई है, जब से अर्थ बनी है, तब से कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस चलता आ रहा है, which has provided from time to time the necessary force for mountain building। ओके, तो जो कि प्रोवाइड करा जाता है, मतलब माउंटेन बिल्डिंग के लिए काफ़ी नेसेसरी है, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो टाइम टू टाइम ये प्रोवाइड कराया ही जाता है। ठीक है, ये फोर्स लगने लगता है। इन हिज व्यू, मतलब ऐसे तो है कि कंटिन्यूसली लगे जा रहा है, तो काफ़ी धीरे धीरे लग रहा है, एंड उसी का रिजल्ट है कि एक टाइम पे धीरे धीरे करके माउंटेन बिल्डिंग हो जाती है। इन हिज व्यू, ड्यूरिंग एच पीरियड ऑफ माउंटेन बिल्डिंग वी फाइंड मोर और लेस the same sequence of events which may be defined as general process of mountain formation। और क्या इन्होंने बताया, इनके व्यू में क्या था कि जब माउंटेन फॉर्मेशन, माउंटेन बिल्डिंग का पीरियड चल रहा होता है, तो हमें एक सेम ही सीक्वेंस का इवेंट देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब लगभग एक जैसा ही इवेंट होता है। तो इन जनरल हमें पता चलता है कि जितने भी माउंटेन के फॉर्मेशन होते हैं, सब में वो प्रोसेस सेम चलते रहता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो इन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को बोला है कि ऐसे कॉम्प्रेशन होते रहता है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चीज चल रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है। अभी तो हमने एक ओवरव्यू देखा, और अब देखेंगे एकदम अच्छे तरीके से कि कैसे कैसे ये डेवलप होता है एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन इन विच देयर इज डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड कंटिन्यूअस सब्सिडेंस ऑफ द जियोसिंक्लाइन रिजल्टिंग इन द फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स and their upliftment into mountains. This latter of orogenisis is also characterized by volcanism and intense metamorphism. After the formation of the mountains, there is a long period of subaerial erosion in which the mountains are denuded and ultimately reduced to areas of subdued relief। ठीक है, तो अभी इन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ बताई, वो तो एक ओवरव्यू हमने देखा। अभी बता रहे कि सबसे पहले तो एक जियोसिंक्लाइन क्रिएट होता है। ठीक है, दो जगह के बीच में एक जियोसिंक्लाइन क्रिएट होगा, और यहाँ से अब इधर की जो चीज़ें हैं, जो इरोजनल चीज़ें हैं, सारी इसमें डिपॉजिट होती जाएंगी, और कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रेस भी होगा एक दूसरे की तरफ। तो क्या होगा, ये चीज़ें ऐसे माउंटेन क्रिएट कर देंगी। ठीक है, ऐसे कॉम्प्रेस होते होते और यहाँ पे जमा होते होते। ठीक है, तो इसी चीज़ को लैटर इन्होंने बाद में क्या किया है, इसी को latter period of orogenosis also characterized by volcanism। ठीक है,
बाद में ये क्या होता है, वुल्कनिज्म के प्रोसेस के थ्रू भी कैरेक्टराइज किया जाता है। एंड देन क्या है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स देयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सबैडल इरोजन। अब जब माउंटेन बन गया तो अब इसमें क्या होगा, इरोजन का प्रोसेस चलते रहेगा, कंटिन्यूसली चलेगा, एंड इससे जो लोअर एरियाज होंगे उधर जाके ये बैठ भी जाएगा, मतलब डिपॉजिट भी होएगा। ठीक है, द व्यूज ऑफ कॉपर आर एसेंशियली बेस्ड ऑन जियोसिंक्लाइन हाइपोथेसिस ऑफ हॉल एंड डाना एज एक्सपाउंडेड लैटर बाय हॉग या फिर हॉज, जो भी। तो यहाँ पे कॉपर के जो व्यूज हैं वो किससे मैच कर रहे हैं, हॉल एंड डाना से। अब हॉल एंड डाना की क्या थ्योरी थी पता नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो हॉज जो थे इन्होंने लेटर एक्सप्लेन किया है हॉल एंड डाना की थ्योरी को, ठीक है, बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो उसी थ्योरी, वो थ्योरी क्या है, मतलब लगभग मैच करती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। एंड इनटू दिस ही हैज ट्राइड टू फिट हिज ऑन व्यूज, ठीक है। और जो इन्होंने व्यूज दिए ना हॉल एंड डाना वाले थ्योरी पे, तो उसमें कुछ अपने भी व्यूज को फिट करने की कोशिश करी है इन्होंने about mountain building. But while the geosyncline of Hodge is a narrow depression, that of Cobber is a long and wide area. लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आता है कि जो हॉज का जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है वो क्या एक नैरो डिप्रेशन है, ठीक है, एंड कॉबर क्या एक लॉन्ग एंड वाइड एरिया, इनका काफी वाइड एरिया में जाता है, और ये क्या नैरो मतलब सीमित है, एक छोटे से एरिया है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, in addition to the organic movements described above, Kaur mentioned another kind of movement which is found in the landmass or cratogene. इन्होंने एक और चीज बता दी है। अभी तो ये हमने प्रोसेस देखा ही कि कॉम्प्रेस हो रहा था, डिपोजिशन के थ्रू क्या हो रहा था, चीजें बन रही थी। He calls such movements cratogenic movements, while the organic movements cause folding and metamorphism of geosyncline sediments up to great depth. The cartogenic movements are responsible for the formation of rift and fractures in landmass of the sea. The cratogenic movements may cause the folding of sediments. ठीक है, इन्होंने अब एक और चीज बताई, इसमें एक और मूवमेंट के बारे में बताया जिसका नाम दिया इन्होंने क्राटोजोइक मूवमेंट। और बेसिकली देखें तो जो ये कहना चाहते थे वो ये था कि क्राटोजोइक मूवमेंट के थ्रू ही क्या होता है, जो हमारे रिफ्ट होते हैं, जो फ्रैक्चर्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, या फिर सेडिमेंट्स जो हमारे एक जगह डिपॉजिट हो रहे थे उसमें फोल्डिंग शुरू होता है, उसमें मुड़ाव शुरू होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं। Example में superficial folds of Jura Mountains, the Rift Valley of East Africa and the Rhine, and the Horst or Block Mountain of Central Europe, all are resulted from cratogenic movement. हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। Criticism of theory. Criticism भी हुआ इसका, अब कैसे हुआ? The origin theory of Cobber has criticized on the ground that the compressive force produced by the Earth's contraction can never be so powerful as to result in the formation of huge mountain chain like Alps and Himalayas. Okay. इस थ्योरी का कैसे क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, कैसे क्रिटिसाइज किया गया? तो बाकी के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि भाई देखो, जिस फोर्स की आप बात कर रहे हो ना कि ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें यहाँ पे डिप्रेशन में थी, यहाँ पे क्या थी, डिपॉजिटेड थी, वो क्या होती है, ऐसे उठती है और ऐसे माउंटेन बिल्डिंग होती है। तो ये आप फोर्स की बात करो ना, वो इतनी फोर्स ज़्यादा नहीं है कि माउंटेन बिल्डिंग जैसे कि आल्प्स माउंटेन हो गया, हिमालयस हो गया, उन सबको ये बना सके, ठीक है, उनका फॉर्मेशन कर सके। फर्दर कॉर्बर्स अजम्पशन that the two furlongs move towards each other and the compressive stresses so produced are responsible for folding has also remained controversial. अब एक और चीज़ था कि जो हमारे क्या था, जियोसिंक्लाइन फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो चीज़ें जमा होती है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस जो लग रहे हैं, तो वहाँ पे बताया कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फोल्डिंग, ठीक है, फोल्डिंग के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, कंट्रोवर्शियल रह गया हमेशा के लिए। ओके, आगे हमारे पास क्या है, while this theory is able to explain the formation of mountains like Alps and Himalayas, which have west to east trends, it fails to explain the origin of north-south trending mountain chains such as Rockies, Andes, which border the Pacific coast of the American mountains. ठीक है, तो अब यहाँ पे तो है ही, ठीक है, मतलब बता दिया इन्होंने कि हाँ इसी कॉम्प्रेशन फोर्स की वजह से ये लगता है, ये बन रहा है, आल्प्स एंड हिमालयस जैसे माउंटेन बने हैं। हालांकि क्रिटिसिज्म इसमें भी किया गया कि ये फोर्स नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी मतलब मानो कि इधर सपोर्ट मिल गया आल्प्स और हिमालयस वाले में, लेकिन अब सपोर्ट कहाँ नहीं मिल रहा है, रॉकीज एंड एंडीज में। अभी जिस चीज़ की बात हो रही थी इस थ्योरी के, जियोसिंक्लाइन थ्योरी की, वो आल्प्स एंड हिमालयस जैसे माउंटेन बना सकता है, मान लिया, ठीक है, लेकिन रॉकीज एंड एंडीज का क्या, ठीक है, ऐसे माउंटेन वो नहीं बना सकता है। ये थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हो पाई। तो ये क्या हुआ, ये क्रिटिसिज्म रहा इनका। ओके,
ये देखो पिक्चर के रूप में हमारा ये है जियोसिंक्लाइन, ठीक है। सेडिमेंट्स इधर हायर ग्राउंड से आकर के डिपॉजिट हो रहे हैं बेसिन में, लेयर ऑफ सेडिमेंट्स देख सकते हो, और ये बेसिन है। स्टेज 2 में क्या होगा, कॉम्प्रेशनल फोर्स लगेगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे बढ़ेंगे, और ये जो है डिप्रेशन, ठीक है, ये जो डाउनवर्ड कर्व है ये थोड़ा कम होगा, और धीरे धीरे कम होते होते ये इस तरह का क्रिएट होगा, जिसको फोल्डेड सेडिमेंट्स या फिर फोल्ड माउंटेन्स बोला जा रहा है। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, उसमें उन्होंने इतने सारे वर्ड्स यूज किए, इतने अजीब अजीब, इतने अजीबोगरीब कि समझने में काफी तकलीफ हुई, लेकिन नॉर्मल आप इससे समझ सकते हो कि क्या है जियोसिंक्लाइन थ्योरी कॉपर के द्वारा, ठीक है। नॉर्मल हम क्या लिख सकते हैं अगर लिखना हो 5 मार्क के क्वेश्चन में, तो पहले तो ये हो कि माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस क्या है वगैरह वगैरह, और कुछ भी पूछ दे माउंटेन बिल्डिंग क्या है फिर माउंटेन्स क्या है, आप उसको डिस्क्राइब कर दोगे, एंड देन जब जियोसिंक्लाइन थ्योरी होगा माउंटेन बिल्डिंग का, उसमें आप ये लिख सकते हो डायरेक्टली कि 2 फोरलैंड्स होते हैं, एंड उन फोरलैंड्स के बीच में जो आसपास के एरियाज होते हैं वहां से आकर के जो चीज़ें हैं वो डिपॉजिट होती हैं, ठीक है, या फिर जो 2 फोरलैंड्स के बीच में जो डाउनवर्ड कर्व होता है, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड कर्व होता है अर्थ क्रस्ट में, उसको हम जियोसिंक्लाइन बोलते हैं, और आसपास के एरियाज से अपर पार्ट से जो चीज़ें जो सेडिमेंट्स हैं वो आकर के यहाँ पे डिपॉजिट होती हैं, एंड देन दोनों में जब दोनों पार्ट में दोनों फोरलैंड में जब कंप्रेशनल फोर्स लगता है तो उसके बाद क्या होता है, फोल्डेड माउंटेन्स हमारे क्रिएट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ऑफ आर्थर होल्म्स, ये भी पढ़ना है, इसके थ्रू कैसे हमारे डेवलप हो रहे हैं माउंटेन्स। प्लेट टेक्टोनिक का भी इजी में सेम चलेगा ना, और जियोसिंक्लाइन वाले में हमारा इरोजनल थ्योरी हमारा चल रहा है, ठीक है, दोनों ही हमारा ऐसे चल रहा है। अभी आर्थर होल्म्स put forward his convection current theory in 1928 to 29. The main objective of this theory is to present an explanation of the process of mountain formation, but it also throws light on volcanicity associated with mountain buildings as well as continental drift. The importance of this theory lies in the fact that it tries to integrate conflicting views regarding mountain building and continental drift. आर्थर हॉल्म्स ने ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कब दिया, 1928 से लेकर के 1929 के बीच में। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस थ्योरी का, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए ही इन्होंने ये थ्योरी दिया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने और किस पे लाइट दिखाई और किस पे प्रकाश डाला, तो वोल्केनिसिटी से, ठीक है, वोल्केनिसिटी जो माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड है उस पे, और फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से, ठीक है। तो सही है ना, मतलब कन्वेक्शनल करंट के थ्योरी तो ये हमारे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग है वो होते हैं, हमने पढ़ा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, ठीक है। तो इन दोनों पे ही इन्होंने प्रकाश डाला, ओके। और दोनों ही क्या रहे, इधर देखो दोनों ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहे, इंट्रिगेट कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज, मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए, ठीक है। तो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब पढ़ा तो उसमें भी हमने देखा था कि काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, क्रिटिसिज्म थे, और सिंपली फोर्स को लेकर के ही होता है कि ये फोर्स जो है ये सब नहीं कर सकते, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का काम नहीं कर सकते, माउंटेन बिल्डिंग का नहीं कर सकते, ओके। आगे अकॉर्डिंग टू होम्स it is extremely important to bear in mind the distinction between the solid crust and the liquid substratum. The Earth's crust includes upper layer Sial, the intermediate layer, the upper part of Sima, the lower layer consisting of crystalline rock. Below this is the substratum, which is liquid but is a continuation of the lower crustal layer. Holmes' theory is based on the possibility of convection current in सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल चीज़ है, जब हम पढ़ रहे थे अर्थ इंटीरियर तो उसमें हमने उसके पार्ट्स को देख लिया, ठीक है। उसका एक पार्ट जो ऊपर वाला था वो सॉलिड था, उसके नीचे क्या था, लिक्विड था। तो लिक्विड वाला जो पार्ट है ना उसी को इधर सबस्ट्रेटम कहा जा रहा है, एंड उधर ही बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू आर्थर होम्स कि कन्वेक्शनल करंट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये उसी के बेसिस पे है, मतलब कन्वेक्शनल करंट उधर जनरेट होते हैं सबस्ट्रेटम में, और थ्योरी उसके बेस पे इन्होंने दे दी। अब थ्योरी क्या कहती है वो चल के देखते हैं आगे। The cause of the origin of convection current in the substratum is the presence of radioactive substances. यहाँ पे जो radioactive substances present हैं उनकी वजह से convectional current theory generate होती है। The disintegration of these substances produce enough heat to keep the substratum in a liquid condition and to generate convectional currents. Radioactive substances are more abundant in upper layers of the crust, but heat from these layers is lost by radiation and conduction and the temperature therefore does not rise, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो कन्वेक्शन करंट है वो रेडियो एक्टिव की वजह से हो रहा है, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जब वो टूटते हैं, डिसइंटीग्रेशन होता है, तो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं कि वो सबस्ट्रेटम को लिक्विड कंडीशन में रखता है, ठीक है।
तो ये प्रोसेस हो गया, और गर्म होने की वजह से ही वो लिक्विड में होता है, ये चीज़ तो हमें भी पता है। ओके, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे क्या है, बहुत ही ज़्यादा है अपर लेयर ऑफ क्रस्ट में, लेकिन जो हीट है वो यहाँ पे रेडिएशन और कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ओके, इसलिए ये राइज नहीं होता। ऑल्दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर लेस इन सबस्ट्रेटम, और सबस्ट्रेटम क्या है, लेस है सबस्ट्रेटम में। द हीट रिलीज बाय देम प्लस the original heat of substratum are so great that they are able to generate convectional current, so there is no loss of heat from substratum by radiation and conduction। तो उधर जो अपर क्रस्ट वाले पार्ट थे उधर से तो रेडिएशन और कंडक्शन के थ्रू क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेटम में कोई भी रिलीज नहीं हो रहा, और सबस्ट्रेटम में एक तो पहले से ही हीट एनर्जी है, एंड दूसरा जो डिसइंटीग्रेशन हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, उसकी वजह से दोनों मिलकर के काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन और कंडक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ से हीट का लॉस नहीं होगा, तो वो हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, देख सकते हो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कैसे काम कर रही है। ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है लावा का, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ भी होता है, ऊपर की तरफ भी होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे रेंजेस हमारे क्रिएट होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे है। यहाँ पे ये नीचे जो है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है, काफ़ी ज़्यादा इधर टेम्परेचर है, तो ये जो चीज़ें हैं वो नीचे आ रही हैं, और फिर इधर ऊपर जाएंगी तो कोल्ड जाएंगी, फिर ऊपर वाले नीचे आएंगी, फिर ऐसे होते रहेगा। और ये कंटिन्यूसली ऐसे करते करते क्या होगा, ये कॉम्प्रेशनल लग रहा है फोर्स, तो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो ऐसे फोल्डिंग का काम करेंगे। अब दो चीज़ें आपस में टकराएंगी, तो टकराने के बाद यहाँ कुछ तो ऊँचा उठ जाएगा ना, तो ये क्या होगा, ये फोल्डेड रेंजेस हमारे क्रिएट होंगे। अब कैसे होंगे वो आगे देखेंगे। नॉर्मल तो समझ में आई क्या होगा। According to A. Holmes, Arthur Holmes, the circulation of convectional current is determined by the thickness of the crust। ये किस पे डिटरमाइन किया जाता है, थिकनेस ऑफ क्रस्ट पे, कि कितना थिकनेस है इसका, एंड रिचनेस इन रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट कितने प्रेजेंट है। He states further that the equatorial region is thicker than the polar region and continental masses have more amount of radioactive minerals. Hence, these are ascending limb under the equator and continental masses because a high temperature while descending limb under the polar region and a weak ascending limb under the oceanic crust. Diverging currents meet near continental margin and descends। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इक्वाटोरियल रीजन को इन्होंने बताया कि काफ़ी थिकर होता है, और किसके बेसिस पे जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, कन्वेक्शनल करंट है वो डिटरमाइन हो रहा है थिकनेस पे। तो कॉन्टिनेंटल जो इक्वाटोरियल रीजन है वो काफ़ी थिकर है, किससे, पोलर रीजन से, एंड कॉन्टिनेंटल मासेस हैव मोर अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मिनरल्स, और पोलर रीजन से ज़्यादा कहाँ है रेडियोएक्टिव मिनरल प्रेजेंट, वो कॉन्टिनेंटल मासेस पे, ठीक है। हेंस दीज आर असेंडिंग लिम्स, इसलिए ये क्या है, असेंडिंग लिम्स है अंडर द इक्वेटर, और कॉन्टिनेंटल मासेस बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर वाइल डिसेंडिंग लिम्स। तो यहाँ पे है कि इक्वेटर और जो कॉन्टिनेंटल मासेस है वहाँ पे क्या है, असेंडिंग लिम्ब है। अब ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है ना, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, जिसको मैं फिगर के थ्रू बताने वाली हूँ आगे। ओके, तो असेंडिंग लिम्ब हमारे कहाँ पे, असेंडिंग कॉन्वेक्शनल करंट कहाँ पे मिलेंगे, इक्वेटोरियल और कॉन्टिनेंटल मासेस में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। अब हाई टेम्परेचर क्यों होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। आगे हमारे पास है डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो वो हमें पोलर रीजन पे मिलेंगे, या फिर जहाँ पे, या फिर वहाँ पे क्या होगा, वीक असेंडिंग लिम्ब होगा अंडर द ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट में भी क्या होता है, वीक असेंडिंग लिम्ब होता है, पूरा एकदम हाई नहीं बोल सकते हो। Diverging currents meet near the continental margin and descends. In the region of descending current, there is formation of geosynclines on amount of subsidence. Sediments derived from the erosion of continents will be deposited in them, leading to the further subsidence. Since in the geosyncline area the continental and the oceanic crust meet, there is a lateral pressure from both sides. In other words, folding of sediments proceeds together with their deposition and subsidence of geosyncline। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, जिस एरिया में डिसेंडिंग करंट हो रहे हैं, और डिसेंडिंग करंट कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, किधर, डिसेंडिंग कन्वेक्शन करंट, तो पोलर रीजन में हमने देखा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन होगा। ओके, जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड सेडिमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द इरोजन ऑफ कॉन्टिनेंट विल बी डिपॉजिटेड,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो कि जियोसिंक्लाइन क्रिएट हो रहा है। अब जियोसिंक्लाइन क्रिएट होगा तो फर्दर जो हमारे इधर कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स से जो इरोजन होगा, इरोजन का जो डिपॉजिटेड जो इरोजन का पार्ट है, इरोजन के थ्रू जो हमारे मटेरियल्स, जो हमारे क्या बोल सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस हैं, वो सब आके इधर बैठ जाएंगे, इधर डिपॉजिट होंगे, ठीक है, और ये और बढ़ेगा। सिंस इन द जियोसिंक्लाइन एरिया कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक करंट्स मीट, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक करंट है दोनों ही मीट करते हैं। देयर इज अ लैटरल प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड्स, और दोनों ही साइड से क्या होता है, लैटरल प्रेशर क्या होता है, रिलीज होता है। इन अदर वर्ड्स फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स प्रोसीड्स टुगेदर विद देयर डिपोजिशन एंड सब्सिडेंस ऑफ जियोसिंक्लाइन। तो यहाँ पे बस बताया यही जा रहा है नॉर्मली कि अब यहाँ पे एक जियोसिंक्लाइन क्रिएट हुआ, इधर आके इरोजन के प्रोसेस के थ्रू चीज़ें जमा होंगी, जमा होकर के क्या होगा, फोल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है, इधर से भी प्रेशर लगेगा, इधर से भी प्रेशर, तो फोल्डिंग का प्रोसेस क्या होगा, शुरू हो जाएगा, खत्म। आगे हमारे पास है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बेसिस पे जो कन्वेक्शनल करंट एक्टिविटी है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है, ऐसे गोल गोल इसका चक्र घूमते रहता है, मतलब स्टॉप होने का नाम नहीं लेता। और 3 स्टेजेस हैं जिनके बेसिस पे हमारे माउंटेन का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, मतलब इस थ्योरी के बेसिस पे आप देखो तो पहली बार में जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन होगा, दूसरी बार में क्या होगा, फोल्डिंग शुरू होगा, धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे, और नॉर्मली आपको याद रखना है कि यही हमारे स्टेज है माउंटेन फॉर्मेशन की, यही स्टेजेस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना था, एक सब टॉपिक है। ओके, द फर्स्ट स्टेज इज इज ऑफ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, काफ़ी लंबा टाइम लगता है फर्स्ट स्टेज के बनने में, मतलब जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेती हूँ फिर मैं समझाती हूँ। The convectional current are quite strong, and the current coming from two sources converge and ascend near the continental shelves, resulting in the formation of geosyncline. Sediments are deposited in the geosyncline, and there is subsidence of geosyncline. The sediments, when they reach greater depth, become hot and metamorphosed, and their density increases. In other words, in the zone of descending currents, the root of mountains are formed for geosyncline subsidence. This is the प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। अब देखो इसमें होता क्या है कि पहले स्टेज में बहुत लंबा टाइम लगता है, और इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और जियोसिंक्लाइन के फॉर्मेशन के साथ साथ जो करंट है वो असेंडिंग लग रहा है कि डिसेंडिंग लग रहा है, उसके बेसिस पे माउंटेन का जो रूट है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रूट्स ऑफ माउंटेन का, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन हो रहा है, एकदम फर्स्ट स्टेज है, और जहाँ से क्या होगा, माउंटेन बिल्डिंग की शुरुआत होगी, ठीक है। इतना तो याद हो जाएगा ना कि जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और जियोसिंक्लाइन ग्रेटर डेप्थ तक ऐसे होते जाता है, और क्या होता है, सेडिमेंट्स भी नीचे जाते रहते हैं। तो नीचे क्या होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जगह पे फिर मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली साइक्लिक फॉर्मेशन जब चलते रहेगा तो ऊपर में जो चीज़ें आएंगी वो ठंडी हो करके क्या होंगी, अलग अलग तरह से माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस को अपना अंजाम देना शुरू कर देंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या है, इन द सेकेंड स्टेज द स्पीड ऑफ कन्वेक्शन करंट बिकम इवन फास्टर। फर्स्ट स्टेज में क्या था कि फास्ट तो था ही कन्वेक्शनल करंट, लेकिन दूसरे में क्या होगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, बट दिस स्टेज इज ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि पहला वाला काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन था, अभी क्या है, शॉर्ट है। The convectional current coming from the continental and oceanic crust descend downward with great force, resulting in maximum compression on the geosyncline sediments and their consequent folding. In this way, the process of mountain building starts. ठीक है, देखो क्या होता है, डिसेंड डाउनवर्ड, मतलब कि जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है वो ऐसे चल रहा है, दो क्रस्ट है हमारे, अब ओसनिक है और कौन सा है पता नहीं, ठीक है, ओसनिक भी हो सकता है, ओसनिक भी हो सकता है, या फिर ओसनिक और कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी। तो यहाँ पे देखो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी चल रहा है, मान लो कन्वेक्शनल करंट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब नीचे की तरफ ऐसे ऐसे आएगा ना, तो ये कॉम्प्रेशन का प्रोसेस चलेगा यहाँ पे, और कॉम्प्रेशन का प्रोसेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, उबड़ खाबड़ ऐसे होने लगेंगी, एंड फोल्डिंग शुरू हो जाएगा। माउंटेन बिल्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा कन्वेक्शनल करंट होने के, यहाँ पे पता नहीं कि फास्टर है बहुत ज़्यादा, तो फास्टर होने की वजह से कंप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से माउंटेन बिल्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड स्टेज है हमारा, इन दिस स्टेज ऑफ कन्वेक्शनल करंट स्टार्ट गेटिंग वीकर एज द प्रोसेस सेम्स टू बी अप्रोच इट्स एंड। अब यहाँ पे क्या होता है, लास्ट होता है, ठीक है, तो लास्ट होता है तो चीज़ें क्या होंगी, एकदम धीरे धीरे होने लगेंगी, ऑन अकाउंट ऑफ द डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ डिसेंडिंग करंट्स। जो डिसेंडिंग करंट्स है, डिसेंडिंग करंट्स क्या कर रहे हैं, दो क्या बोल सकते हैं,
दो प्लेट्स को आपस में टकराने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा डिसेंडिंग करंट है। अभी जाकर समझ में आया होगा शायद। और कन्वेक्शनल करंट का असेंडिंग करंट कौन होगा, जो ऐसे जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दो प्लेट एक दूसरे से दूर दूर खिसकेंगे और इधर क्या होगा, इधर एक दूसरे की तरफ ही आएंगे, ठीक है। तो एक दूसरे की तरफ आने की यहाँ पे बात हो रही है और यहाँ पे क्या होगा, माउंटेन क्रिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिसेंडिंग करंट क्या होगा, ये जो डिसेंडिंग करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, जितना तेज लग रहा था वहां पे अब यहाँ पे नहीं लगेगा। डाउनवर्ड प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ फोल्ड सेडिमेंट्स बिगिन, ठीक है। यहाँ पे फोल्डिंग सेडिमेंट्स बिगिन हो जाएगा। द हेवियर मटेरियल विच हैड संक बिलो स्टार्ट मूविंग अप। अब क्या होगा कि जो हमारा जियोसिंक्लाइन में क्या हो रहा था, सेडिमेंट्स नीचे डूब रहा था ना, मैंने बताया कि सेडिमेंट्स क्या हो रहा है, नीचे डूब रहा, कहाँ पे, नीचे जहाँ पे हाई टेम्परेचर है वहां तक पहुंच गए और ये मेल्ट हो गए, ठीक है। तो अब क्या होंगे, अब ये ऊपर आना शुरू करेंगे। Eclogite, which on account of the pressure had gone down to greater depths, melts under the high temperature and rises up, ठीक है। चीज है, जो सेडिमेंट्स हमारे थे वो नीचे जाएंगे, हाई टेम्परेचर में मेल्ट हो गए हैं, अब ऊपर उठेंगे। दिस इज द स्टेज वेयर माउंटेन्स आर अपलिफ्ट। अब ऊपर उठने की कोशिश कर ही रहे हैं, नीचे चले गए थे तो ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो माउंटेन्स क्या होंगे, हमारे ऑलरेडी बनेंगे। एंड अपलिफ्टमेंट कंटिन्यूज टिल आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। और कब तक ये होंगे, जब तक आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेंड ना हो जाए, मतलब कि एकदम इक्वल इनको, मतलब आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या समझ में आ रहा है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एकदम बैलेंस ना हो जाए, ठीक है। ये चीज है, नहीं पढ़ा जिसने भी आइसोस्टैटिक से पहले वो पढ़ लो, ठीक है, काफी क्लियरली समझ में आ जाएगा। होल्म्स ऑल्सो ट्राइड टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जियोसिंक्लाइंस, मीडियन मास, rift valleys and volcanicity with the help of convectional current, through the admits that some of his suggestion are highly imaginative, ठीक है। इनका सजेशन काफी हाईली इमेजिनेटिव है, लेकिन इन्होंने फिर भी काफी कोशिश किया है, ठीक है, ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का जियोसिंक्लाइन के फंक्शन का, ठीक है। मीडियन मास और रिफ्ट वैलीज, वोल्केनिसिटी, ठीक है, ये सब जो फर्स्ट वाले में समझाया गया था जियोसिंक्लाइन के थ्रू, इन्होंने कन्वेक्शनल करंट के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब ये चैप्टर पूरा का पूरा लास्ट होता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये चैप्टर लास्ट हो गया, क्योंकि इसमें इतने सारे अजीबो गरीब वर्ड्स थे जो कि बोलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और काफी लंबा चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी लग रहा है, ये क्या है, डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग करंट है, एक दूसरे की तरफ ऐसे लग रहा है ना, नीचे की तरफ, तो ये डिसेंडिंग करंट है। और ये डिसेंडिंग कब नहीं होता, जब इधर की तरफ लगता, एक दूसरे से अपोजिट लग रहे होते ये करंट। तो ऐसे ऐसे करते करते जो क्रस्ट है, दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएंगे और टकराने से ये उठ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया गया है, दो गाड़ियां जब आपस में टकराएंगी तो जो ऊपर का पार्ट है, दोनों टकराने पे क्या होता है, ये सब उठ जाएगा, ठीक है, कोलिजन हो गया। तो आई होप अब ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन फिर भी नॉर्मल लग तो नहीं रहा था, पर समझ में सबको आ गया होगा आई थिंक। नहीं आया होगा तो भी आप बता सकते हो, एक ईजी में मैं कोशिश करूंगी, लेकिन इसमें भी मैंने ईजी तरीका घुसा दिया है, समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर आपका कोई छूटा हुआ चैप्टर है तो इसी तरीके से आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।